2026 के इकोनॉमिक्स एग्जाम में कौन कौन सा सवाल आएगा आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका सानी भैया एंड वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट टॉपर्स ह्यूमैनिटीज। ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिन्होंने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है, बिकॉज अगर आपका टारगेट 95% लाना है तो ऐसे सब्जेक्ट्स में 80 on 80 यानी कि 100 on 100 आपके लिए लाना बहुत अनिवार्य सा हो जाता है। एंड इकोनॉमिक्स बीइंग अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, आप इससे लाकर 95 इजी स्वीट स्कोर बना भी सकते हो। लेकिन स्कोर्स बड़ा तो है, कहां पढ़े, क्या पढ़े और किन से सवाल पूछा जाता है, ये मैंने पूरी रिसर्च करके आप लोगों के लिए बनाया है। ऑल दो पेपर मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आई नो बिकॉज आई हैव डन माई वेल रिसर्च कि किन जगहों से क्या सवाल पूछते हैं, और कुछ टॉपिक से तो हमेशा सवाल आता ही है। ये लास्ट कुछ पैटर्न्स में जरूर देखा गया है और मैंने खुद ने देखा है इनफैक्ट। So without any time waste, let's start this video and let's talk about first the weightage. कौन से चैप्टर्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके वेटेज को देखकर जरा ध्यान लगाना। देखो, सबसे पहले अगर बात करूं मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेटेज मेनी टाइम्स, बट फिर भी एग्जाम टाइम पे याद रहना चाहिए अगर किसी को नहीं पता कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज का होता है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम से कुछ 10 नंबर का आता है, जिसमें कुछ चीजें जरूरी है, दैट इज न्यूमेरिकल कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि जीडीपीएमपी निकालना, जीएनपीएमपी निकालना, कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे कि जीडीपीएमपी निकालने को बोला जाएगा। नेशनल इनकम का उल्टा करने को बोलते हैं। हमने सीखा जीडीपी से नेशनल इनकम पे आना है, ये कई बार उल्टा पूछते हैं कि नेशनल इनकम से जीडीपी निकाल के बताओ, जीएनपी निकाल के बताओ। ऐसे कुछ चीजें होती हैं। नाउ दे आल्सो आस्क सम थ्योरी क्वेश्चंस, जैसे कि प्रिकॉशन क्या है नेशनल इनकम निकालते वक्त। आप बोलोगे सेकंड हैंड गुड्स की परचेज को हम ऐड नहीं करते नेशनल इनकम में, ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं करते हम। तो ऐसी कुछ चीजों की थ्योरी भी पूछी जाती है ना। फर्दर और चीजें मैं बताऊंगा अगले आगे थोड़े स्लाइड्स में। मनी एंड बैंकिंग कुछ 6 नंबर का आता है, जिसमें बैंकिंग थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करता है। इससे सवाल अगर आता है तो आता है भैया M1 मेजर्स निकाल के बता दो, फंक्शन क्या है मनी का, या बार्टर एक्सचेंज क्या है, वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या स्टोर ऑफ वैल्यू। ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं आपसे, इनका क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, एमसीक्यू तक ही रहता है इनका क्वेश्चन, ठीक है। बैंकिंग में आपसे जरूर पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का रोल क्या है, मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती है उनके बारे में पूछा जाता है, और उसी का मॉनेटरी पॉलिसी इधर भी पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन को क्योर करने के लिए, डिफ्लेशन को क्योर करने के लिए क्या होगा। तो सबसे हाई वेटेज जो टॉपिक है, यूनिट है, वो है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि शॉर्ट पूछे ही जाते हैं, वो सब मैं बताऊंगा आगे वाली स्लाइड में। अभी सिर्फ चैप्टर का, यूनिट का वेटेज देख रहे हैं। गवर्नमेंट बजट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजुअली 6 मार्क्स का होता है, लेकिन कई बार उससे ज्यादा मार्क्स का भी पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी 2 चैप्टर हैं, एक है फॉरेन एक्सचेंज रेट और दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट से थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज से 3 या 4 मार्क्स का, मतलब 3 मार्क्स तक का पूछ लेते हैं। यूजुअली ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट से पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी उसी का ही आता है, वरना इक्वल वेटेज होता है। एंड दैट सम्स अप योर मैक्रो इकोनॉमिक्स का 40 नंबर का पार्ट। 10 नंबर नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, और बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो होता है वो 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, वो इससे आता ही आता है। एंड इनफैक्ट एक क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 6 मार्क का क्वेश्चन, 16 या 17 मान लो, 16 या 17 मान लो, 17 नहीं वैसे तो 16 ही होता है। तो ये भी एक आपको क्वेश्चन मिलता है 6 नंबर का, तो 6 नंबर ये, 3 नंबर ये, तो समझ रहे हो 9 नंबर तो ये हो गए, और एक आध आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा, 1-2 एमसीक्यू में मिल जाएंगे। दैट सम्स अप योर 10 नंबर, ठीक है। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तुम देख रहे हो मैं कितनी बारीकी बता रहा हूं तुम्हें। होता यही है, ये 4 मार्क के 2 क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार 4 मार्क वाले 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 मार्क वाले इनके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नाउ कौन कौन से आते हैं, यूजुअली आता है बिटवीन योर 13 to 15, 13 से 15 के बीच में आता है ना। एक तो क्वेश्चन हो गई, उसमें भी न्यूमेरिकल जरूर होगा, ठीक है। नहीं तो आपसे इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा कि जैसे के की वैल्यू निकालो, है ना। आपसे पूछेगा कि कितना इनकम जनरेट हुआ, कितना खर्चा हुआ, ऐसे कुछ चीजों के बारे में पूछेगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पूछेगा, एडीएएस के अप्रोच के बारे में पूछ लेगा, इक्विलिब्रियम लेवल, कोई कंजम्पशन फंक्शन बता देगा कि उसको निकाल के बताओ। तो ये जनरली सवाल इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। 12 नंबर का है, पेपर में आता ही। अगर कोई को लगता है कि चैप्टर नहीं बनता, यूनिट नहीं बनता, पढ़ के जाना पड़ेगा, कोई और दूसरा उपाय नहीं है। दूसरा, दोनों मिला के 22 मार्क होते हैं, कम बात नहीं है, आधे से ज्यादा पूरा माइक्रो इन 2 में ही हो जाता है, ठीक है। मनी बैंकिंग यूजुअली बच्चे कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बस एक चीज याद रखना, ऑटोनॉमस
अकोमोडेटिंग आइटम, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, और उसके साथ साथ तुम्हारा कैपिटल और करंट अकाउंट, बस इतना चीज याद रखना, उतने में हो जाएगा तुम्हारा काम। गवर्नमेंट बजट भी मुझे लगता है आ जाता है लोगों को, डन होता है, बस हाँ फिस्कल डेफिसिट निकालना नहीं आता, कई बार उसका फॉर्मूला भूल जाते हो, निकालने में गलती हो जाती है, तो उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे 3 यूनिट है, उसमें इसका जो यूनिट है ना सबसे डोमिनेटिंग तो 1991 वाला है, एलपीजी वाला चैप्टर, ठीक है। एलपीजी वाले चैप्टर से काफी सवाल पूछा जाता है। दूसरा 1950 टू 1990 वाला है ना, उससे भी काफी सवाल पूछा जाता है, ये भी काफी डोमिनेटेड चैप्टर्स है। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का वेटेज थोड़ा सा कम रहता है, मैंने भी पैटर्न देखा तो मुझे लगा कि इससे सवाल थोड़ा कम पूछा गया, पूछा भी गया तो यही पूछा जाता है कि या तो वीके राव साहब का मेंशन हो जाता है किसी एमसीक्यू क्वेश्चन में, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ की प्रॉब्लम क्या थी, तो आप बोलोगे लो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्री का, है ना, ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। या रेलवे के ऊपर सवाल पूछ लेगा कि रेलवे का क्या फायदा मिला हमें, या ब्रिटिशर्स ने क्यों उनको बनाया था रेलवे को, या रोडवेज के बारे में पूछ लेगा, या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में पूछ लेगा, तो ये कुछ चीज़ों के बारे में जरूर पूछता है, उससे ज़्यादा अलग सवाल आता नहीं है। इनमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पूछ लेना, या 1991 में लिबरलाइजेशन में लाइसेंस क्यों हटाया गया, क्या फायदा मिला, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट 20 नंबर का, जिसमें आपका रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 4 चैप्टर आते हैं और चारों कहीं ना कहीं इक्वली वेटेज होता है। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई ज्यादा है कोई कम है, आप ये मान लो 5-5 मार्क का चारों से आता है ना, ऐसा कोई क्लियर बाइफर्केशन नहीं है, लेकिन वो इक्वल रखने की कोशिश जरूर करते हैं, ठीक है। उसका पैटर्न क्या है वो भी मैं बताऊंगा आगे। दूसरा नेबरिंग कंट्रीज से आपको 8 नंबर का आता है। एक चीज जरूर याद रखना, इससे शेड्यूल वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो टेबल होता है ना, टेबल एनालिसिस करने वाला, कि टेबल दिया है इंडिया पाकिस्तान चाइना, है ना, मेल फीमेल रूरल अर्बन, ऐसे वाला एक टेबल आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मिलेगा, है ना। ये बहुत प्रोबेबिलिटी कि आपको कंपैरिजन करने को आएगा और आपको बोलेगा इसमें कंपेयर करो और एनालाइज करो क्या बता रहा है डेटा, तो आपको एनालाइज करने को आना चाहिए। दूसरा इसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं कौन कौन से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह फलाना ढिमका जितने भी होते हैं ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, लिबर्टी इंडेक्स, तो ये सब जो है ना, लिबर्टी इंडिकेटर, ये सब चीजें जो है ना, ये जरूर पूछा जाता है इसमें, क्लियर। तो ये चीजों पे भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट ऑल्सो सम्स अप योर 40 मार्क्स एंड दिस इज योर 80 on 80 का पूरा वेटेज, है ना। अगर आप ये सारे चैप्टर करके जा रहे हो तो ही आप कर सकते हो, और इसमें कुछ छोड़ के नहीं जाना, ये भी मैं बता रहा हूं। आप अगर कोई चीज बोल रहे हो कि भैया ये वाला चैप्टर छोड़ दूं, तो भैया 80 में 80 रेस में नहीं हूं। सीबीएसई ने बहुत अच्छे से उसको डिजाइन किया है कि हर एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, एक भी चैप्टर छोड़ोगे आपके नंबर जाएंगे, चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो। आप नहीं चाहते 80 में से 75 लाना, 76 लाना, 77 लाना, ना मैं चाहता हूं आपके से लाना, मुझे भी आपके 80 में से 80 चाहिए, आपको भी 80 में से 80 चाहिए, एंड दैट हाउ वी विल टेल यू, आई विल टेल यू, नॉट वी, मैं बताता हूं क्या करना है। मैंने जैसे तुम्हें बताया क्वेश्चन नंबर 11-12 3 मार्क का क्वेश्चन क्या होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, देख लो, पहले देख लो, नेशनल इनकम का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा जिसमें पूछेगा जीडीपीएमपी निकाल के बताओ, जीवीएमपी निकाल के बताओ, ठीक है। ये एक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है कि एक क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन, यही वाला न्यूमेरिकल, यही वाली थ्योरी आएगी, ठीक है। जीडीपीएमपी, जीवीएमपी, ऐसा कोई चीज आपसे निकालने को बोला जाएगा, एनडीपीएफसी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा इसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड थोड़ा ज्यादा देखा गया है। लास्ट 3 सालों में मैंने तो नहीं देखा कि आपका जो इनकम मेथड है वो आया हो। इनकम मेथड की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। अब ये भी हो सकता है कि लास्ट 3 साल में नहीं पूछा तो आज पूछ ले, प्रोबेबिलिटी वो भी है, लेकिन जो लास्ट 3 साल में आया मैं तो उसी की बात करूंगा, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। कंपैरेटिवली क्या है ना, इनकम मेथड थोड़ा इजी भी है, तो इसीलिए शायद उसको नहीं दिया जाता है, जो भी है, लेकिन ये आपके ऊपर है। और थ्योरी में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नेशनल इनकम निकालते समय क्या स्टेप्स होते हैं बताइए, क्या प्रिकॉशंस लिख जाएं बताइए। थ्योरी में नेशनल इनकम की और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, कैपिटल लॉस क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है बताओ, है ना। तो जितनी भी थ्योरी रिलेटेड चीजें हैं उनको भी पढ़कर जाना। तो न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा नेशनल इनकम से, या तो 11 नंबर में आएगा, नहीं तो 16 नंबर में आएगा, मतलब 3 नंबर में आएगा, नहीं तो 6 नंबर में आएगा, कोई एक जगह तो आता ही आता है। या तो 6 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा, या तो 11 नंबर का न्यूमेरिकल होगा। इसमें थ्योरी भी होगी, अगर यहां है तो यहां पे थ्योरी होगी, मतलब समझ गए ना, एक जगह थ्योरी एक जगह न्यूमेरिकल, ऐसा होता है, ठीक है।
दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज रेट से यहां पे 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट में डिवैल्यूएशन बड़ा पूछते हैं, बड़ा मजा आता है उनको डिवैल्यूएशन पूछते हुए कि करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू होगी तो क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्या होगा बताओ, इफेक्ट समझाओ, ये होता है। एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस आएगा वो बताओ। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं गवर्नमेंट बजट में। यहां पे ना ऐसे सवाल जरूर पूछते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनफैक्ट ये पूछेंगे आपसे इस वाले क्वेश्चन में कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। तो जो कंपैरिजन वाली चीजें हैं ना वो यहाँ पे ज्यादा पूछी जाती हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल ये वाली चीजें ज्यादा पूछी जाती है 3 मार्क वाले क्वेश्चन में। व्हेन यू कम टू 4 मार्क वाला क्वेश्चन यू विल गेट ADAS वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा, कि ADAS में आपको न्यूमेरिकल बताना पड़ेगा। न्यूमेरिकल क्या, कंजम्पशन बताओ, कितना कंजम्पशन है, टोटल कंजम्पशन बताओ, इन्वेस्टमेंट्स बताओ। तो आप फिर वो C बार प्लस BY प्लस I करके ऐसे निकालोगे, वो न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंजम्पशन Y एक्सिस पे होता है, Y एक्सिस से चालू होता है, इनकम जो है ओरिजिन से चालू होता है AS कर्व, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है, मतलब कुछ भी सेविंग्स फंक्शन निकाल के बताओ। सेविंग्स फंक्शन कैसे आप निकालोगे, कैसे सेविंग्स कर्व निकालोगे इनके मदद से। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा कि इतना सरकार ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया और खर्चा है 60%, यानी कि MPC 60। अब बताओ कि भैया कितनी इनकम कमाई, कितनी इनकम एडिशनल बनाई, कितना एडिशनल सेव किया, कितना एडिशनल खर्चा किया, ये निकाल के दिखाओ। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना ये बड़ा पूछा जाता है। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन, मैंने अभी बोला था, इन्फ्लेशन की कैटेगरी हो तो कैसे क्योर किया जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, किसके थ्रू बताओ। दूसरा, एक और चीज बड़ी पूछी जाती है कि एम्प्लॉयमेंट का केस। एम्प्लॉयमेंट के केस में होता है भैया, या तो आपसे ऐसे पूछेगा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला केस कि फुल एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला केस, नहीं तो ये पूछेगा कि मान लीजिए अगर हमारे देश में लोगों ने सेविंग्स करना चालू कर दिया और इन्वेस्टमेंट्स लोगों ने कम कर दिए, तो क्या हमारे एम्प्लॉयमेंट में कुछ फर्क पड़ेगा, इनकम में कुछ फर्क पड़ेगा, क्या इंपैक्ट आएगा बताओ। तो आप बोलोगे कि भैया अगर मान लो सेविंग्स करना ज्यादा कर दिया तो लोग सामान नहीं खरीदे, मतलब खर्चा नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है अगर खर्चा नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि भैया इन्वेंट्रीज बढ़ जाएंगी, इन्वेंट्री बढ़ जाएंगी तो डिमांड नहीं हो रही है, तो क्या होगा फिर आप मतलब समझ गए ना इंपैक्ट। इन्वेंट्री बढ़ेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो इनकम नहीं होगी, आउटपुट नहीं बढ़ेगा। ऐसे इफेक्ट्स भी बताने पड़ते हैं। समझ पा रहे हो, अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो ही समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। बैंकिंग, RBI रोल, RBI का रोल क्या है। RBI जो है वो बैंकर टू दी बैंक है, सरकार को कैसे मदद करती है, RBI का क्या फंक्शन है, इसके बारे में सवाल आएगा। क्रेडिट क्रिएशन, जैसे यहां पे आपने पढ़ा ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वैसी क्रेडिट क्रिएशन था कि भाई 500 करोड़ डिपॉजिट किए तो कितने बना लिए बताओ, LRR कितना परसेंट था, तो 1/LRR के फॉर्मूला से कितना गुना पैसा बना है वो निकाल के दिखाओ, ठीक है। या मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सही थे क्वेश्चन है भाई साहब। ओपन मार्केट ऑपरेशन बहुत सही था क्वेश्चन है, पूछते ही है 3-4 ही चीजें, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये 3-4 चीजें तो पूछते है, मतलब मजे ही आते हैं इनको हमेशा। CRR SLR पूछता है, ठीक है। फिर 16-17 मार्क का जो 16-17 क्वेश्चन जो है 6 मार्क वाला, उसमें जनरली न्यूमेरिकल या थ्योरी होती है नेशनल इनकम की, है ना। और ऐसी होगी थ्योरी भी कि मान लो प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है ना, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, वो भी यहाँ पे पूछ सकता है बाय द वे। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड थ्योरीज भी फिर ऐसा होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। फिर 6 मार्क का क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, क्वेश्चन A, क्वेश्चन B, क्वेश्चन C, तीनों को आंसर करो। फिर आपको 3 अलग अलग थ्योरी के आंसर करने पड़ेंगे, तो ऐसा वाला क्वेश्चन भी होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू डेफिसिट और आपका रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, है ना, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये गवर्नमेंट बजट वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, 6 मार्क वाला जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा है, वो ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि उसको ना कोई भी टॉपिक से उठा के पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट बजट से भी पूछा जा सकता है, नेशनल इनकम से भी पूछा जा सकता है, कई बार मनी बैंकिंग से भी पूछ लेते हैं कि मनी बैंकिंग में मनी पहले ऐसे हुआ करता था, कहानी देनी होती है ना इनको 17वें क्वेश्चन में, तो पहले मनी ऐसा हुआ करता था, बार्टर एक्सचेंज ऐसा हुआ करता था, फिर क्या हुआ कि भैया फिर प्लास्टिक मनी, मेटल मनी आया, फिर पेपर मनी आया, फिर प्लास्टिक मनी आया, स्मार्ट कार्ड आई है, वो है। तो कहानी समझाने के लिए उनको लंबा पैरा चाहिए होता है, तो उसमें जनरली फिर वो यूजुअली कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बजट, मनी बैंकिंग, नेशनल इनकम, ये 3 टॉपिक बड़े माने जाते हैं, ठीक है। समझ आया। नहीं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, अब तुम बोलोगे भैया बहुत सारी चीजें बोल दी, तो मैं पहले ही बोल रहा हूं थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल नहीं होता ये, पर फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया अंदाजा उसका। चलो,
क्वेश्चन नंबर 28 29। अच्छा बाय द वे मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस के कोई प्रिडिक्शन नहीं दिए। एमसीक्यू क्वेश्चन में जीडीपी डिफ्लेटर या M1 मेजर निकाल के बता दो या कोई फॉरेन एक्सचेंज रेट के क्वेश्चंस ये ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो ये मैक्रो वाली बात है। और इंडियन इकोनॉमी वाली में या तो डेट्स के बारे में पूछेगा या कोई नाम के बारे में पूछेगा या कोई भी मतलब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में होंगे तो वो भी पूछेगा, है ना, कि ये सही है तो ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, वो आपने देखा ही है। तो किसी भी सेंस में पूछ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पूछेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी पूछेंगे, है ना, और 1991 के केस में पूछेंगे, 1950s के केस में पूछेंगे। ये कुछ होते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं इसमें। दूसरा 28 और 29 3 मार्क वाले क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बड़ा चहीता क्वेश्चन है। हर बार देखा है मैंने 3 मार्क का क्वेश्चन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का होता ही होता है। कौन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है रमेश और सुमेश में, बताओ। ये काम करता है, ये काम करता है, किसने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया बताओ। तो ऐसे करके सवाल पूछेगा आपसे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से कोई पूछेगा, मतलब इस चैप्टर से सवाल आता है। 1991 से सवाल आता है, एलपीजी पॉलिसी से क्या फर्क पड़ा, क्या चेंजेस दिखे, बेहतर हुआ खराब हुआ, क्यों 1991 में लाया गया पॉलिसी, कुछ भी पूछ सकता है। रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट का क्रिएशन कैसे होता है, क्रेडिट क्रिएशन बोल रहा हूँ, रूरल डेवलपमेंट में, रूरल क्रेडिट में ये पूछेगा कि कोऑपरेटिव्स कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या सही था, क्या वो कोऑपरेटिव मैनेज कर पा रहे हैं रूरल क्रेडिट को। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बता दो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, वही प्रोसेसिंग ट्रेडिंग वगैरह, है ना, समझ रहे हो। तो वो सारे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। 3 मार्क के हिसाब से छोटा क्वेश्चन होता है। फिर 4 मार्क वाले में एम्प्लॉयमेंट वाले केसेस, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जॉबलेस ग्रोथ, समझ रहे हो, जो मैंने पिछली बार प्रेडिक्ट किया था, जॉबलेस ग्रोथ। तो वो सारे क्वेश्चन जो है इनसे आते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दो पार्ट में क्वेश्चन पूछ लिया। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बताओ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बताओ। ठीक है, उसके ऊपर पूछ लिया एम्प्लॉयमेंट में फॉर्मल इनफॉर्मल में फर्क बता दो। ठीक है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स समझा दो क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। तो कई बार ना 4 मार्क के क्वेश्चन को भी दो मार्क के हिस्से में काट दिया जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज ये पूछता है। इसमें मैंने बोला ना आपको शेड्यूल आता है, वो शेड्यूल आने के चांसेस हैं। दूसरा ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। एक यूजुअली जो सवाल मैंने आपको भी प्रेडिक्ट किया था कि वो या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है या फॉरेन ट्रेड से आता है ना। ये कुछ 2-3 चीजें, हाँ ये मेजर चीजें हैं। ठीक है, चलो फिर आता है 2033 और 34 वाला क्वेश्चन, 6 मार्क वाला क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे चाहिए था टॉपिक इनका, क्योंकि उसमें ना 17वां जो क्वेश्चन होता है उसमें वो कहानी दे सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऐसा है, इतना कार्बन एमिशन हो रहा है, सरकार चाहती है 2070 तक 0 कार्बन एमिशन हो, हम लोग एनवायरनमेंट को बचा लें, ये कर लें। तो जितनी पॉलिसी वाली बात होती है ना, फ्यूचर वाली बात होती है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 मार्क का क्वेश्चन होता ही होता है। और वो रखने के पीछे एक और रीजन होता है, हमारे कुछ बुद्धू बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि वो पास कैसे हों। तो सीबीएसई सोचता है एक आध इतना लुल्लू पुल्लू सा क्वेश्चन दे देता हूं 6 मार्क का, कि कम से कम पास तो हो जाए। तो इसीलिए भी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं। मैक्सिमम टाइम यही होता है, ना हो तो यहां पर पूछेगा। मतलब एक अच्छा वेटेज होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, बाय द वे। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड हो सकता है, नहीं तो फ्यूचर कोई काम हो ना कि फ्यूचर में ऐसा ठीक करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर वो पैराग्राफ से रिलेटेड सवाल पूछता है। इनसे भी सवाल क्या होते हैं, जैसे 1991 ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तो मैंने आपको बता दिया। 1950s और 1990 में क्या पूछा जाता है, 5 ईयर गोल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ, क्यों बनाए जाते हैं। सेल्फ रिलायंस वाला वर्ड, इक्विटी वाला वर्ड, ये स्पेशली पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वो आया, शेड्यूल A, B, C। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पूछे जाते हैं। रूरल डेवलपमेंट से भी सवाल आता है, या तो क्रेडिट के ऊपर आएगा या तो रूरल डेवलपमेंट कैसे होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर सवाल आता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के ऊपर सवाल आता है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा था वो सारे टॉपिक्स की लिस्ट यहीं पर है। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल रियल जीडीपी, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, डबल काउंटिंग, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट गुड्स लिख देता हूँ। ठीक है, वो डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस, मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं।
प्रिकॉशंस नेशनल इनकम में कैसे निकालना है, प्रिकॉशंस किन चीजों का ध्यान रखना है, एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव और नेगेटिव, जीडीपी एंड वेलफेयर कि जीडीपी और वेलफेयर दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, साथ में ही होता है, क्या होता है बताओ इसके बारे में। ये नेशनल इनकम के मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दूसरा, मनी सप्लाई में M1 M2 और ऐसे कोई भी मेजर निकालने को बोल सकते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी पूछता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, रोल ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी ये पूछता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास दूसरा यूनिट कंजम्पशन सेविंग फंक्शन, है ना। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, वही वाले टॉपिक्स जो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट है ना। उसके बाद एडीएएस एसआई जो अप्रोच है उसको पूछता है। एमपीसी एपीसी ये वगैरह पे तो सवाल आता ही आता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे भी आता ही आता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे भी आता ही आता है। एक्स आंट एक्स पोस्ट आ सकता है, आ नहीं सकता है, 50-60% चांसेस होते हैं। एक्स आंट एक्स पोस्ट क्या है बताओ, एक्स आंट सेविंग क्या होता है, एक्स पोस्ट सेविंग क्या होता है, एक्स आंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों के ऊपर सवाल पूछते हैं ये लोग, ठीक है। बजट के ऊपर आए तो ऑब्जेक्टिव क्या है बजट का, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ग्रोथ, ये सब वाले पॉइंट जो है यहां पर पूछे जाते हैं। कहानी समझाएंगे और बोलेंगे इसमें बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव सरकार पूरा करना चाह रही है। फिर आता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू। हाँ ये भी पूछता है कि कौन सा है, कैपिटल रेवेन्यू है कि रेवेन्यू रिसीट है, बताओ क्या है ना। कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या है, इन सब चीजों के ऊपर भी सवाल पूछता है, ठीक है। डीवैल्यूएशन फेवरेट टॉपिक। टाइप्स ऑफ सिस्टम, कौन सा सिस्टम है जिसमें सरकार जो है, ये एमसीक्यू में पूछते हैं, कौन सा सिस्टम है जिसमें सरकार फिक्स करती है एक्सचेंज रेट, तो भैया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये सारे सवाल टाइप्स ऑफ सिस्टम के हिसाब से आ जाएगा आपको। डिवैल्यूएशन का इफेक्ट समझाने को आएगा, ठीक है। डेप्रीसिएशन यानी कि डिवैल्यूएशन है तो डेप्रीसिएशन भी पूछ सकता है, डिवैल्यूएशन सरकार करती है, डेप्रीसिएशन मार्केट करता है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की डिमांड कब होगी, किन किन केसेस में होगी समझाइए, सप्लाई कब होगी बताइए, ठीक है। क्रेडिट एंड डेबिट साइड किधर आएगा आपका, ये ट्रांजैक्शन, कैपिटल साइड आएगा, करंट अकाउंट साइड आएगा, ऑटोनॉमस आइटम है, अकोमोडेटिंग आइटम है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके हाईली इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें से कुछ ना है, इसमें कुछ ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इकोनॉमिक्स से नहीं बची फिर तो, ठीक है। ये इतने स्पेसिफिक टॉपिक्स मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं तुम्हारे लिए। सेम गोज फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, कमर्शियलाइजेशन, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम किसने निकाला, वीकेआरवी राव साहब वाला पॉइंट है ना, वीकेआरवी राव साहब, वीकेआरवी राव है ना, वीकेआरवी राव साहब का जो पॉइंट है कि उनने सबसे क्लोज एस्टिमेट निकाले थे, वो वाला पॉइंट। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारा, इंडस्ट्रियल ट्रेड के बारे में बात करें तो वो है ना। फिर गोल क्या है, 5 ईयर प्लान जो भी मैंने तुम्हें बताया। लैंड रिफॉर्म्स यानी ग्रीन रेवोल्यूशन वाली बात, लैंड सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, अबॉलिशन ऑफ क्या बोलते हैं जमींदारी सिस्टम यहाँ पे है, इंटरमीडियरीज, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से सवाल पूछ सकते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, आईपीआर 1956 जो आया था उसके बारे में सवाल। दूसरा लिबरलाइजेशन, इसमें लिबरलाइजेशन में भी कौन सी जगह, फाइनेंशियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऐसे तो बहुत सारे हैं पर इसमें भी मेजर कौन से हैं, दोनों ये इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं। प्राइवेटाइजेशन में भी डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सवाल पूछा जाता है, WTO GST वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ आउटसोर्सिंग पे भी सवाल कभी पूछ सकते हैं तो वो भी ध्यान रखना, ठीक है, पता होना चाहिए। आउटसोर्सिंग वैसे ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े नहीं दे सकते हो सवाल का जवाब, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के बारे में HUF हिंदू बोल रहा हूँ, HUF निकल गया मेरे मुंह से, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पूछा जाता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन कैसे होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट और इसमें क्या अंतर होता है, सोर्सेस कैसे ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है उसको बताना। हेल्थ सेक्टर एजुकेशन सेक्टर में क्या बेनिफिट, वो देखा ना तुमने, तापस मजुमदार कमेटी हो गई, या वो 6% जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सजेस्ट किया था GDP का खर्चा करना चाहिए एजुकेशन पे, तो ये वाले जो बारीक पॉइंट्स है ना इनको ध्यान रखना, ये पूछते हैं, क्लियर। फिर आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, कि भैया वही कोऑपरेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नाबार्ड, एपेक्स बॉडी जो है अपनी वो है ना, ये सब चीजों के बारे में सवाल पूछता है। दूसरा वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितनी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट होती है, हायर्ड, कैजुअल, वो वाली सारी चीजें है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड, जॉबलेस ग्रोथ, फिर उसके बाद कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट,
गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट पॉलिसी कौन सी? जैसे कि मनरेगा ये वाली पॉलिसीज जो हैं ये सब के बारे में भी पूछता है। दूसरा एनवायरमेंटल क्राइसिस, फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट। अरे एम्प्लॉयमेंट क्यों लिखा है? एनवायरमेंट है भाई, एनवायरमेंट है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट, इजी क्वेश्चन है लेकिन आता है, ठीक है। एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या है, कैसे करोगे, सीपीसीबी बोर्ड क्या है, ठीक है, कंट्रोल पॉल्यूशन जो बोर्ड है हमारा वो, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ब्रिक्स, G20, इनके बारे में एक एमसीक्यू जरूर पूछते हैं हमेशा से। आजकल इन्होंने ट्रेंड किया है, लास्ट 3 सालों में कुछ ना कुछ ऐसा सवाल पूछते ही हैं। फिर चाइना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, प्लोरोटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, स्मॉल स्पेशल इकोनॉमिक जोन और डुअल पॉलिसी। याद रखना डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, पाकिस्तान का सवाल जनरली पूछते हैं नहीं, जनरली नहीं पूछते, लेकिन हाँ जरूर सकता है, क्योंकि उसके बारे में इतना पढ़ाया भी नहीं है और ना इतना उसके बहुत ऐसी बात है कि जिसके बारे में डिस्कस किया जाए, ठीक है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर यानी कि लिबर्टी, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, फर्टिलिटी रेट, कोई भी ऐसे रेट के बारे में तुमसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। नहीं पूछेगा तो ये बोलेगा तुम खुद बताओ, एनी राइट एनी टू, ठीक है। वन चाइल्ड पॉलिसी को दूसरे शब्दों में 4-2-1 ऐसे भी कहते हैं, ठीक है, कि 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट और 1 बच्चा, ठीक है। फिर उसके बाद लिबर्टी इंडेक्स और दूसरे इंडेक्स और शेड्यूल कंपैरिजन के लिए आता ही आता है। एंड आई होप कि जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में आपसे कही, थोड़ी बातें ज़्यादा थी तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और अपने अनुसार, अपने टाइम टेबल के अनुसार उसको प्रिपेयर करना चालू कर दो। एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर तुमने प्रिपरेशन कर लिया ना, जिस दिन एग्जाम देकर आओगे सबसे पहले मुझे याद करोगे कि भैया आपने जो बताया वही आया, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर भी कमेंट कर देना, वरना मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ तुम लोगों के लिए। मेरे इंस्टाग्राम हो, कहीं भी हो, तुम आकर ज़रूर मुझे विश करना और मैं तुम्हें आकर बहुत ही प्राउडली बताऊंगा कि भैया मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया, और वो मोमेंट हम ज़रूर क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। आई होप एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डू वर्क हार्ड। 80 में से 80 नामुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन है, आज भी मुमकिन है, अगर आपसे आज ठान लीजिए कि 80 में से 80 मेरे आ रहे हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो।